इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मैत्री त्रिपाठी और इंडिया न्यूज आपके लिए लेकर आया है न्यूज 222 सिर्फ 22 मिनट में 222 खबरें। जी हाँ, बस सिर्फ 22 मिनट आप बने रहिए हमारे साथ। पूरी दुनिया की एक एक खबर हम आपको देंगे। पूरे उत्तर भारत में बारिश और बाढ़ का कहर जारी है। यूपी में बारिश और बाढ़ से अब तक करीब 40 लोगों की मौत हो चुकी है। अकेले बहराइच में प्रशासन ने 22 लोगों के मरने की पुष्टि की है। बहराइच जिले के दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में हैं। जान बचाने के लिए लोग सुरक्षित ठिकानों की तरफ पलायन कर रहे हैं। वहीं बहराइच के मेहपुरवा इलाके में बाढ़ में फंसे 6000 लोगों को एनडीआरएफ और पीएससी की टीम ने सुरक्षित निकाला। यूपी सरकार ने सेना को अलर्ट करने को कहा है। सेना के 2 हेलीकॉप्टर्स को बाढ़ प्रभावित बहराइच में लगाया गया है। हेलीकॉप्टरों की मदद से जहां लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है, वहीं प्रभावित लोगों के बीच राहत सामग्री भी बांटी जा रही है। प्रशासन की तरफ से जहां राहत और बचाव अभियान चलाया जा रहा है, वहीं एनडीआरएफ की टीम भी इस काम में जुटी है। यूपी के प्रभावित जिलों को कुल 51 करोड़ रुपए की राहत राशि जारी कर दी गई है। यूपी में मोहना नदी और करनाली नदी में उफान से लखीमपुर खीरी में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। बाढ़ का पानी सड़कों पर जमा हो गया है, जिससे आवाजाही पर असर पड़ा है। लखीमपुर खीरी के निघासन और धौरहरा तहसील के दर्जनों गांव जलमग्न हो गए हैं, जिससे लोग पलायन कर रहे हैं। मेरठ में भी बाढ़ से हाहाकार मचा है। गंगा नदी में आई बाढ़ की वजह से हस्तिनापुर के कई इलाके जलमग्न हो गए। मुजफ्फरनगर के कई इलाके सोनाली नदी में उफान की वजह से बाढ़ की चपेट में है। सड़कों पर पानी जमा हो गया है, जबकि दर्जनों गांवों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। सीतापुर में भी लोग बाढ़ से बेहाल हैं। लोगों के घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है। बाढ़ की वजह से किसानों की मेहनत पर भी पानी फिर गया। अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर खतरे के निशान तक पहुंच गया है। नदी में उफान की वजह से आई बाढ़ से कई इलाके जलमग्न हो गए। लोग घरों को छोड़कर पलायन के लिए मजबूर हैं। बिजनौर में भी बाढ़ का कहर देखने को मिला। बाढ़ से कई गांव प्रभावित हैं, जिसकी वजह से लोग वहां से पलायन कर रहे हैं। यूपी के अमरोहा में 15 गांवों को गंगा के पानी ने अपनी चपेट में ले लिया। गंगा का पानी खेत खलियान में घुस गया है। बिहार के दरभंगा में पश्चिमी तटबंध टूटने के बाद आई बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। यहां एक शख्स अपनी जान बचाने के लिए खजूर के पेड़ पर चढ़ गया। मदद की आस में वो करीब 10 घंटे तक पेड़ पर चढ़ा रहा। मौके पर एनडीआरएफ की टीम पहुंची, तब जाकर उसे नीचे उतारा गया। दरभंगा के 50 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में है। सैकड़ों लोग अपना घर छोड़कर पलायन कर रहे हैं। नावों की कमी की वजह से लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाने में मुश्किल हो रही है। बिहार और यूपी में बाढ़ से पैदा हुए हालात से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 12 टीमों को लगाया गया है। बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों में सेना की भी मदद ली जा रही है। बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए सेना के 3 हेलीकॉप्टर्स को रिजर्व में रखा गया है। गृह मंत्रालय ने बिहार और यूपी में बाढ़ से मरने वाले लोगों की संख्या 26 बताई है। उत्तराखंड में भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की तादाद 56 पहुंच गई है। गृह मंत्रालय ने बिहार और यूपी में बाढ़ से मरने वाले लोगों की संख्या 26 बताई है। उत्तराखंड में भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की तादाद 56 पहुंच गई है। पिछले 3 दिनों में 18 लोगों की मौत हो चुकी है। गढ़वाल मंडल में बारिश ने ज्यादा कहर बरपाया। हालात से निपटने के लिए सरकार के इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। उत्तराखंड में तबाही का जायजा लेने गृह मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे। इस दौरान उन्होंने देहरादून में सीएम हरीश रावत से मुलाकात की। राजनाथ ने केंद्र की तरफ से हर संभव मदद देने का भरोसा दिया। असम के बारपेटा जिले में एक स्कूल चारों तरफ से बाढ़ के पानी से घिर गया। स्कूल में छात्र छात्राएं, टीचर और अभिभावक फंस गए। हालांकि बाद में बचाव दल ने सभी को सुरक्षित निकाल लिया। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में भी बाढ़ का पानी घुस गया। नेशनल पार्क में जगह जगह पानी जमा होने से जानवर सहमे हुए हैं। असम में ब्रह्मपुत्र नदी उफान पर है, जिससे नॉर्थ लखीमपुर, नगांव और जोरहाट समेत कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। कई जगह लोगों घर छोड़कर पलायन करने को मजबूर हैं। जम्मू कश्मीर में भी बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। सांबा जिले में तकरीबन 200 मीटर का सुरक्षा घेरा बाढ़ के पानी से टूट गया है। वहीं सीमा पर स्थित कई सैनिक चौकियों को भी बाढ़ से नुकसान पहुंचा है। घुसपैठ की आशंका को देखते हुए भारतीय सैनिकों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। सुरक्षा अधिकारी बाढ़ का पानी कम होने का इंतजार कर रहे हैं, ताकि तबाह हुए सुरक्षा घेरे को फिर से बनाया जा सके। अरुणाचल के कई इलाकों में लगातार हो रही बारिश से हालात बिगड़ रहे हैं।
राजधानी ईटानगर को जोड़ने वाला NH-52 लगातार हो रही बारिश से तहस नहस हो गया, जिससे वाहनों की आवाजाही ठप है। जेसीबी मशीन के जरिए पहाड़ से गिरे मलबे को हटाने का काम चल रहा है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। यहां पानी के बहाव में एक मासूम के बह जाने की खबर है। तलाशी अभियान में बचाव दल को लगाया गया। गुजरात के नवसारी में समंदर में डूबने से 7 लोगों की मौत हो गई। सारे लोग एक ही परिवार के थे। ये परिवार समंदर किनारे मौज मस्ती करने पहुंचा था, लेकिन अचानक आई तेज लहरों ने इन्हें अपनी चपेट में ले लिया। इंग्लैंड के खिलाफ 5वें टेस्ट में भी भारत को हार का मुंह देखना पड़ा। टीम इंडिया 3-1 से यह सीरीज हार गई। आखिरी टेस्ट में टीम इंडिया को पारी और 244 रन से हार का सामना करना पड़ा। भारत की यह हार तीसरी सबसे बड़ी है, जबकि इंग्लैंड के खिलाफ 1974 के बाद दूसरी बड़ी हार है। पहली पारी में 148 पर आउट होने और फिर 338 रन के पिछड़ने के बाद टीम इंडिया पूरी पारी में महज 94 रन बना पाई। ओवर टेस्ट की दूसरी पारी में टीम इंडिया के महज 3 बल्लेबाज दहाई के आंकड़े तक पहुंच सके। पुजारा ने 11, कोहली ने 20 तो बेनी ने सर्वाधिक 25 रन बनाए। मुरली विजय 2, गंभीर 3, रहाणे 4 तो कप्तान धोनी 0 पर ही आउट हो गए। इंग्लैंड की ओर से जॉर्डन ने सर्वाधिक 4 तो एंडरसन ने 2 विकेट लिए। ओवर टेस्ट की दोनों पारियां मिलाकर जॉर्डन ने कुल 7 विकेट अपने नाम किया। इंग्लैंड की ओर से नाबाद 149 रन की पारी खेलने वाले जोए रूट को मैन ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया। इसके अलावा इंग्लैंड की ओर से एंडरसन तो भारत की ओर से भुवनेश्वर कुमार को मैन ऑफ द सीरीज का खिताब दिया गया। इससे पहले सीरीज में पहला नॉटिंघम टेस्ट ड्रॉ होने के बाद टीम इंडिया ने लॉर्ड्स में जीत हासिल कर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली थी, लेकिन बाद में उसे 3-1 से सीरीज गंवानी पड़ी। सीरीज में 3-1 से हार के बाद धोनी से टेस्ट कप्तानी छोड़ने को लेकर सवाल किया गया, तो धोनी ने जवाब में इंतजार करने की बात कह दी। कप्तानी छोड़ने के सवाल पर धोनी ने कहा, आपको इंतजार करना होगा कि इस हार से उबरने के लिए वो मजबूत हैं या नहीं। हालांकि इसके साथ ही धोनी ने हार के लिए बल्लेबाजों को जमकर कोसा। 5 टेस्ट मैचेस में करारी हार के बाद टीम इंडिया को इंग्लैंड दौरे पर अब 5 वनडे मैचों की सीरीज खेलनी होगी। 25 अगस्त से शुरू होगा पहला वनडे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र का राग छेड़ा है। भागवत ने कहा कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है और हिंदुत्व उसकी पहचान। मोहन भागवत ने ये बात मुंबई में विश्व हिंदू परिषद के गोल्डन जुबली समारोह में कही। साथ ही संघ प्रमुख ने कहा कि उनका लक्ष्य अगले 5 सालों में देश के सभी हिंदुओं के बीच समानता लाने का है। इससे पहले कटक में भी संघ प्रमुख मोहन भागवत ने सभी भारतीयों को हिंदू करार दिया था। मोहन भागवत ने कहा था कि भारत की सांस्कृतिक पहचान हिंदुत्व है और देश के मौजूदा निवासी इसी महान संस्कृति की संतान है। तो वहीं वीएचपी प्रमुख प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर रहेगा। साथ ही तोगड़िया ने पाकिस्तान से दाऊद इब्राहिम, हाफिज सईद और मसूद अजहर को भारत को सौंपने की मांग की। पाकिस्तान हाई कमीशन की ओर से जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेताओं को बातचीत के लिए बुलाने पर भारत सरकार ने ऐतराज जताया। वहीं कांग्रेस ने इसे लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने मोदी सरकार पर दोहरा मानदंड रखने का आरोप लगाया। तो वहीं बीजेपी ने इसे पाकिस्तान की पुरानी युक्ति करार दिया। आपको बता दें कि पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने आज और कल हुर्रियत नेताओं मिरवाइज उमर फारूक और सैयद अली शाह गिलानी को बातचीत के लिए दिल्ली बुलाया है। जबकि 25 अगस्त को इस्लामाबाद में दोनों देशों के बीच विदेश सचिव स्तर की वार्ता होगी। महाराष्ट्र नवनिर्माण पार्टी के सुप्रीमो राज ठाकरे ने एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ की। राज ठाकरे ने मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि देश की अब तरक्की होगी, लेकिन मोदी को थोड़ा वक्त मिलना चाहिए। सहारनपुर हिंसा के लिए समाजवादी पार्टी के शिवपाल यादव जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट में कमेटी ने हिंसा के लिए बीजेपी को जिम्मेदार बताया। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को सौंपी गई रिपोर्ट में कहा गया है कि हिंसा के लिए सहारनपुर के सांसद राघव लखनपाल जिम्मेदार है। कमेटी की रिपोर्ट में बीजेपी सांसद के अलावा स्थानीय प्रशासन को भी हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। यूपी के मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने जोर देकर कहा कि बीजेपी सांसद राघव लखनपाल और बीजेपी पार्षद हिंसा भड़काने के दोषी हैं। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इस रिपोर्ट पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट राजनीतिक दल की है और उन्होंने इसे अभी देखा भी नहीं। वहीं बीजेपी ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। संबित पात्रा ने कहा कि जिनकी वजह से यूपी में दंगे हुए, आज वही जज बनकर रिपोर्ट दे रहे हैं। एसपी के महासचिव नरेश अग्रवाल ने इस जांच रिपोर्ट को सही करार दिया। उन्होंने कहा कि राघव लखनपाल के साथ साथ बीजेपी की भी हिंसा में भूमिका है। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि यूपी में सांप्रदायिक हिंसा के लिए सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी भी जिम्मेदार है। कांग्रेस प्रवक्ता राशिद अल्वी ने कहा कि हिंसा के लिए जो भी नेता जिम्मेदार है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।
हम आपको बता दें, सहारनपुर हिंसा की जांच के लिए ये 5 सदस्यों की कमेटी समाजवादी पार्टी की तरफ से बनाई गई। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली करारी हार पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी को क्लीन चिट दिए जाने से कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता नाखुश बताए जा रहे हैं। इन नेताओं का मानना है कि एंटनी कमेटी की रिपोर्ट में सच छिपाने की कोशिश की गई। लालू नीतीश एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर बरसे। कल नरकटियागंज में दोनों एक साथ मंच पर दिखे थे। नीतीश कुमार ने कहा कि मोदी जहरीले प्रचार से जीते हैं। साथ ही कहा कि लालू और नीतीश मोदी की काट के लिए दवा की तरह हैं। छपरा की रैली में नीतीश कुमार ने आरएसएस को भी निशाने पर लिया। उन्होंने आरएसएस को र्यूमर स्पेंडिंग सोसाइटी करार दिया। नीतीश कुमार के मुताबिक टीवी पर लगातार प्रचार के चलते बच्चे बच्चे की जुबान पर अब की बार मोदी सरकार चढ़ गया था, इसलिए उनका वोट भी बीजेपी को मिल गया। वहीं लालू यादव ने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि भगवा पगड़ी पहनकर लाल किले से भाषण देकर मोदी ने देश का अपमान किया। महाराष्ट्र कांग्रेस विधानसभा चुनाव में टिकट चाहने वालों का इंटरव्यू ले रही है। कल रविवार को मुंबई में इंटरव्यू के लिए काफी संख्या में दावेदार पहुंचे। इन दावेदारों का इंटरव्यू मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान, प्रदेश अध्यक्ष माणिकराव ठाकरे, अशोक चौहान, सुशील कुमार शिंदे ने दिया। 19 और 20 अगस्त को भी इंटरव्यू लिए जाएंगे। कांग्रेस ने सभी 288 सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों के चयन के लिए टेस्ट का आयोजन किया है। हरियाणा के पुंडरी इलाके में पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने कई गांवों का दौरा किया। इस मौके पर विनोद शर्मा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। विनोद शर्मा ने कहा कि इस बार विधानसभा चुनाव में हरियाणा से कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। रामगोपाल यादव ने समाजवादी पार्टी में अमर सिंह की वापसी को सिरे से खारिज कर दिया है। एसपी महासचिव रामगोपाल यादव ने कहा कि अमर सिंह को पार्टी में फिर से लिए जाने की कोई संभावना नहीं। पूर्व केंद्रीय कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने यूपी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यूपी की कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ गई। पूर्व केंद्रीय कोयला मंत्री ने कहा कि इसका खामियाजा सरकार को उठाना पड़ेगा। श्री प्रकाश जायसवाल जन्माष्टमी के मौके पर बच्चों को मिठाइयां बांटने कानपुर पहुंचे थे। नोएडा में विधानसभा के उपचुनाव के लिए बीएसपी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने प्रत्याशी का ऐलान किया। साथ ही नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने बीजेपी, कांग्रेस और एसपी पर हमले किए। उन्होंने कहा कि राज्य में इन राजनीतिक पार्टियों ने अपने फायदे के लिए हिंसा करवाई। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने यह भी जानकारी दी कि उनकी पार्टी ने राष्ट्रपति और राज्यपाल को यूपी खत लिखकर अखिलेश सरकार को बर्खास्त करने का आग्रह किया है। रक्षा और वित्त मंत्री अरुण जेटली आज अमृतसर जाएंगे। मंत्री बनने के बाद ये उनका पहला अमृतसर दौरा है। अमृतसर में 2 सेना के एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। सेना प्रमुख दलबीर सिंह सुहाग भी इस मौके पर रक्षा मंत्री के साथ मौजूद रहेंगे। इसके अलावा रक्षा मंत्री गोल्डन टेम्पल में भी माथा टेकने जाएंगे। उसके बाद जालियांवाला बाग जाएंगे। साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। आपको बता दें, जेटली ने यहां से लोकसभा चुनाव लड़ा था, जिसमें उन्हें कैप्टन अमरिंदर सिंह के हाथों हार मिली थी। उधर जेटली के दौरे से पहले अकाली नेता विक्रम सिंह मजीठिया ने कहा कि वो वित्त मंत्री से अमृतसर में फिर से अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा शुरू करने की मांग करेंगे। मजीठिया ने अमृतसर, बर्मिंघम, टोरंटो के बीच एयर इंडिया की विमान सेवा को दोबारा शुरू करने की मांग की है। साथ ही दिल्ली, मेलबर्न, सिडनी के बीच एयर इंडिया की विमान सेवा को अमृतसर तक बढ़ाने की भी मांग की गई। गुर्जर आंदोलन के नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बेंसला ने राजस्थान की वसुंधरा राज्य सरकार को 15 दिनों की मोहलत दी है। बेंसला ने राज्य सरकार से कहा कि अगर 15 दिनों में गुर्जरों को आरक्षण नहीं दिया गया तो पहले की तरह आंदोलन होगा। राजस्थान के भरतपुर में रविवार को गुर्जरों की महापंचायत हुई, जिसमें यूपी, हरियाणा और राजस्थान के करीब 1500 गुर्जरों ने भाग लिया। गुर्जरों का कहना है कि वो पिछड़े हुए हैं, इसलिए उनके विकास के लिए 5% आरक्षण मिलना जरूरी है। साल 2003 में भी वसुंधरा राज्य गुर्जरों को 5% आरक्षण देने का वादा सत्ता में आ चुकी है, लेकिन सरकार बनने के बाद राज्य ने वादा नहीं पूरा किया था, जिसके बाद गुर्जरों ने आंदोलन किया था, जिसमें कई गुर्जर मारे गए थे। महाराष्ट्र सदन की कैंटीन में रोजा में जबरन रोटी खिलाने के मामले में दिल्ली की अदालत में आज सुनवाई होनी है। इसमें इस बात का फैसला होगा कि आरोपी शिवसेना सांसद राजन विचारे के खिलाफ आपराधिक मामला चलाया जाए या नहीं। आपको बता दें कि 17 जुलाई को शिवसेना सांसद राजन विचारे ने नई दिल्ली के महाराष्ट्र सदन में कैंटीन के एक कर्मचारी को रोजा के बावजूद जबरन रोटी खिलाने की कोशिश की थी। यूपीएससी ने सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा में अंग्रेजी के अंक मेरिट में नहीं जोड़े जाने की अधिसूचना जारी कर दी। साथ ही यूपीएससी ने परीक्षार्थियों से कहा है कि दूसरे पेपर के इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के सवाल के जवाब न दें।
सीआरपीएफ ने ड्यूटी के दौरान मरने वाले जवानों और अधिकारियों को शहीद का दर्जा देने का फैसला किया। सीआरपीएफ के डीजी दिलीप त्रिवेदी ने कहा कि बहुत समय से इसकी मांग की जा रही थी। पाकिस्तान ने फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया है। बीती रात जम्मू कश्मीर के अरनिया और आरएसपुरा सेक्टर में फायरिंग की गई। भारतीय सैनिकों ने भी पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान की ओर से फायरिंग के जवाब में भारतीय सेना की ओर से फायरिंग की गई। पिछले 18 घंटे में पाकिस्तान की ओर से चौथी बार फायरिंग की गई है। रविवार को जम्मू के पुंछ में पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी की गई थी। एसटीएफ को आईएसआई एजेंट आसिफ अली से कई सनसनीखेज जानकारियां मिली हैं। एसटीएफ के मुताबिक आईएसआई एजेंट आसिफ अली पाकिस्तान शिफ्ट होने की फिराक में था। इसके लिए उसने अपना मकान का सौदा भी कर लिया था। पूछताछ में खुलासा हुआ कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने गोपनीय सूचना के बदले आसिफ के पाकिस्तान में रहने वाली पत्नी को अब तक करोड़ों रुपए भेज चुके हैं। साथ ही आईएसआई एजेंट आसिफ ने यह भी कबूला कि कोलकाता और हैदराबाद के एक रिटायर्ड जेसीओ के खाते में गोपनीय जानकारी देने की एवज में उसने रकम डाली थी। मेरठ पुलिस ने शनिवार को आईएसआई एजेंट को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। और चलिए इसी के साथ रुकेंगे में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यूपी के हाथरस की। यूपी के हाथरस में एक महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव की अब तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। महिला की उम्र करीब 28 साल बताई जा रही है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस को शक है कि महिला को किसी ने जहर देकर मारा है। नोएडा में टिम्बर का काम करने वाले एक हेल्पर की दोस्तों ने हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि शराब पीने के बाद दोस्तों में झगड़ा हुआ। इसी के बाद हेल्पर की हथौड़े से पीट कर हत्या कर दी गई। आरोपी फरार बताया जा रहा है, लेकिन पुलिस ने हथौड़े को बरामद कर लिया। लखनऊ पुलिस ने 2 इनामी लुटेरों को गिरफ्तार किया। दोनों पर 5-5 हजार रुपए का इनाम था। पकड़े गए बदमाशों के खिलाफ लखनऊ के कई थानों में लूटपाट के केस दर्ज किए गए। पुलिस के मुताबिक दोनों लुटेरे रिवॉल्वर की नोक पर लूटपाट करते थे, फिर गाड़ी लेके फरार हो जाते थे। नोएडा के जीआईपी मॉल के सामने से 3 बदमाशों ने एक कार लूट ली। बताया जा रहा है कि कार एक गैस कंपनी के एमडी की है। वारदात के वक्त कार उनके ड्राइवर के पास थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही लुटेरों की तलाश भी शुरू कर दी। लखनऊ में बाइक सवार बदमाशों ने एक मोबाइल कारोबारी को गोली मार दी। कारोबारी की मौके पर ही मौत हो गई। एमपी के निमाड़ इलाके में अंधविश्वास के रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ एक शख्स ने आस्था के नाम पर एक मासूम बच्ची की जिंदगी को दांव पर लगा दिया। उसने नन्ही सी बच्ची को कई बार खतरनाक तरीके से हवा में उछाला। खुद पर देवी की कृपा होने का दावा करने वाले इस शख्स की करतूत पर वहां मौजूद लोग तालियां बजा रहे थे। यूपी के हाथरस में एक नाबालिग छात्रा से गैंगरेप का मामला सामने आया। लड़की ने 2 लोगों पर गैंगरेप का आरोप लगाया है। 12वीं में पढ़ने वाली 17 साल की छात्रा का आरोप है कि एक महिला ने उसे धोखे से बुलाया। इसके बाद 2 लड़कों ने उससे गैंगरेप किया। पीड़ित लड़की के मुताबिक आरोपियों ने उसकी फोटो भी खींची और उससे जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही लड़की का मेडिकल भी करवाया। लखनऊ में इलाज के दौरान एक रेप पीड़ित लड़की की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि लड़की फैजाबाद की है और शॉपिंग के लिए घर से निकली थी, तभी बदमाशों ने उसे अगवा कर दिया। इसके बाद बदमाशों ने उसके साथ रेप किया। उसे मरा समझकर बाराबंकी में फेंक दिया। पीड़ित को इलाज के लिए बाराबंकी से लखनऊ लाया गया था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही मामले की जांच कर रही है। महाराष्ट्र के भिवंडी में 20 साल की शादीशुदा महिला से गैंगरेप का मामला सामने आया। चोरी के इरादे से घर में घुसे 3 बदमाशों ने महिला से गैंगरेप किया। पीड़ित महिला का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया। गाजियाबाद में एक बेकाबू कार ने 10 लोगों को कुचल दिया। हादसे में एक महिला की मौत हो गई। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद लोगों ने आरोपी ड्राइवर को पकड़कर जमकर पीटा। आरोपी ड्राइवर की हालत भी गंभीर है। ग्रेटर नोएडा के एक्सप्रेसवे पर एक आल्टो कार ने एक एम्बुलेंस को टक्कर मार दी। हादसे में एक की मौत हो गई, जबकि एम्बुलेंस का ड्राइवर और डॉक्टर गंभीर रूप से जख्मी हैं। पुलिस ने दोनों वाहनों को अपने कब्जे में ले लिया है। यमुना एक्सप्रेसवे पर एक और दर्दनाक हादसा हुआ। एक i10 कार एक बस से टकरा गई। हादसे में एक महिला और एक बच्चा गंभीर रूप से घायल है। दोनों को नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया गया। गुजरात के पाटन में पुलिस की गाड़ी ने 2 लोगों को कुचल दिया, जिसमें एक की मौत हो गई जबकि दूसरा जख्मी हो गया। हादसे से गुस्साए लोगों ने गाड़ी के ड्राइवर की जमकर पिटाई कर दी।
पुलिस की गाड़ी से शराब की बोतल मिली थी। लोगों के मुताबिक हादसे के वक्त उसने शराब पी रखी थी। यूपी के फिरोजाबाद में एक हॉस्पिटल में इलाज के दौरान महिला की मौत से नाराज लोगों ने जमकर हंगामा किया। महिला के परिवार वालों ने हॉस्पिटल में तोड़फोड़ की, साथ ही डॉक्टरों से मारपीट भी की। काफी हंगामा होता देख पुलिस को बुलाया गया, फिर किसी तरह पुलिस ने मामले को शांत करवाया। इलाहाबाद में सेना ने नीवा गांव का रास्ता रोक दिया है, जिससे नाराज लोगों ने हाईकोर्ट के सामने प्रदर्शन किया। विरोध कर रहे लोगों के मुताबिक वो लोग यहाँ काफी समय से रहते हैं, फिर उनका रास्ता क्यों रोका गया। लखनऊ में मुस्लिम महिलाओं ने आजम खान के खिलाफ प्रदर्शन किया और पुतला फूका। ये महिलाएं शिया धर्मगुरु कल्बे जब्बार के खिलाफ आजम खान की बयानबाजी से नाराज थी। देश भर में आज जन्माष्टमी की त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को जन्माष्टमी की बधाई दी। मुंबई में भी जन्माष्टमी को लेकर भक्तों में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। दिल्ली में भी जन्माष्टमी की धूम देखने को मिल रही है। मंदिरों में भगवान कृष्ण को खूबसूरत तरीके से सजाया गया। कृष्ण की नगरी मथुरा में जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई जा रही है। बाल गोपाल के जन्म से पहले आरती और भजनों का दौर चल रहा है। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लखनऊ में जन्माष्टमी के प्रोग्राम में शामिल हुए। आगरा में भी जन्माष्टमी को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। कई मंदिरों में झांकी सजाई गई है, कृष्ण की लीला दिखाने की तैयारी की गई है। अयोध्या में जन्माष्टमी के लिए मंदिरों को खूबसूरती से सजाया गया। वहीं कानपुर में एक मुस्लिम परिवार ने जन्माष्टमी मनाकर हिंदू मुस्लिम एकता की अनोखी मिसाल पेश की। घर के बुजुर्गों ने श्री कृष्ण की आरती भी की। ये परिवार पिछले कई सालों से जन्माष्टमी मना रहा है।